हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है जनवरी 2 और मैं आपके लिए एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जो कि आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर प्रोवाइड करेगी। आशा करता हूं ये पूरी की पूरी सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीयूईटी, रेलवेज़ का कोई भी एग्ज़ाम, सबको पता है कि आपके एग्ज़ामिनेशंस के अंदर जो इंडियन करंट अफ़ेयर होता है, वो पूछा जाता है। हर राज्य से आने वाली न्यूज़ आप लोगों से पूछी जाती है, तो उसी क्रम में आप लोगों के लिए 2025 के आज यानी कि जनवरी 2 से मैं आपको प्रोवाइड करूँगा डेली करंट अफ़ेयर्स। बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। बाकी आपको कितना फ़ायदा होता है वो आप लोग खुद रियलाइज़ करोगे जब आप इस सेशंस के सवालों को अपने एग्ज़ाम में आता हुआ देखेंगे। तो चलिए बिना समय को व्यतीत किए अपनी इस क्लास को हम शुरू करेंगे और अपने इस करंट अफ़ेयर के पहले सवाल की तरफ आपको लेकर जाएँगे। तो ये मेरा एप्लीकेशन है, आप इसे डाउनलोड करके इस ऐप पर भी अपने डेली करंट अफेयर की वीडियोस को भी एक्सेस कर सकते हैं। उस क्लास में यूज करी गई पीडीएफ को भी यूज कर सकते हैं और उस क्लास में यूज करे गए सवालों को क्विज फॉर्म में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप पर आपको और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आपको आपके सामने मेरे कुछ कोर्सेज दिख रहे होंगे। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जर्नल अवेयरनेस जैसे सारे पोर्शन मेरे ऐप पर आप लोगों को प्रोवाइडेड है। तो एक बार इनको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी आज की क्लास के पहले सवाल से अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। सवाल देखिए। देखो, आप अटेम्प्ट करना चाहें, वीडियो को पॉज़ करके अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी इस क्लास के अंदर ये सवालों का सिर्फ खेल नहीं होगा। हर सवाल के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव मैं आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर को रीड कर पाना कठिन होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरे सवाल के ज़रिए या फिर कोई फैक्चुअल जानकारी के ज़रिए उस दिन का पूरा करंट अफेयर आप लोगों को मिल जाएगा। सामने सवाल है। सवाल पूछता है कि किस राज्य सरकार ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को शुरू किया, यानी कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च पुजारी ग्रंथि सम्मान। आप में से सभी लोगों को पता होगा, हर राज्य बेस्ड जो स्कीम्स लॉन्च करी जाती हैं उनसे रिलेटेड सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो हुआ क्या, हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव को शुरू किया और ये जो प्रोग्राम है इसका आप लोगों को उद्देश्य पता होना चाहिए, एम पता होना चाहिए। तो ये जो प्रोग्राम है इसके जरिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाएगी किसे, जो इनके रीजन में गुरुद्वारा प्रीस्ट है। तो मैं यहां पर क्या लिखता हूं, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू आपका जो गुरुद्वारा प्रीस्ट होते हैं उनके लिए। अब इन्होंने ये अनाउंसमेंट तो कर दी, 31 दिसंबर को उन्होंने ये अनाउंस करी थी कि भाई हम आपको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बहुत सारे प्रोटेस्ट शुरू हो गए। मंथली लगभग 18,000 यहाँ पर ऑफर करती है ये स्कीम, जिससे कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट करने की बात करी जा रही है जो दिल्ली के अंदर गुरुद्वारा के प्रीस्ट होते हैं उनको लेकर। अब इसको लेकर कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हुई है, ये स्कीम अभी दिल्ली कैबिनेट के अंदर अप्रूव ही नहीं हुई है। और जितने भी क्रिटिक्स वगैरह आपको ऐसी किसी भी स्कीम पर अपने पॉइंट्स डालते हुए नजर आते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये जो आपकी पार्टी जिसके द्वारा ये स्कीम को लाया गया है वो क्या कर रही है, वो अपने प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं करती है। या फिर यहाँ पर देखो, ये ना रिलीजियस लाइंस पर लोगों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर स्कीम के कुछ क्रिटिक्स होते हैं, तो ऐसे ही इस स्कीम के भी आपको क्रिटिक्स नजर आएंगे। इवन कुछ ऐसे पुजारी भी यानी कि प्रीस्ट भी आप लोगों को नजर आए जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप ना एक काम कीजिए, हमें क्लैरिफिकेशन दीजिए कि आखिरकार क्यों ये जो सरकार है वो कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट पिछले 10 सालों से प्रोवाइड नहीं कर रही थी। आखिरकार क्यों सरकार के द्वारा ये लास्ट टाइम पर, चुनावों के कुछ टाइम पहले, ये ऐसी स्कीम लाई गई है। तो सही गलत पर नहीं जाएंगे, लेकिन ये एक सवाल था, चर्चा में था, कंट्रोवर्शियल है, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पुजारी ग्रंथि स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ना सिर्फ ये स्कीम, कुछ अदर स्कीम्स को भी हमें देखना होगा। जैसे कि एक है
मुख्य मंत्री महिला सम्मान योजना। ये भी एक दिल्ली की सरकार के द्वारा लाई गई एक इंपॉर्टेंट योजना है, जिसके अंदर ना 1,000 रुपए पर मंथ दिए जाने की बात है ऐसी महिलाओं को जो कि 18 साल से प्लस हैं और वो दिल्ली में रहती हैं। ऐसी एक और इंपॉर्टेंट योजना है जिसका नाम है संजीवनी योजना। ये संजीवनी योजना भी काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पर उन्होंने कहा कि भाई 60 साल से वृद्ध जो लोग हैं, उनको दिल्ली के जो गवर्नमेंट ऑफिस हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर जितनी भी प्राइवेट मतलब सब सुविधाएं होती हैं, ना सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल्स में, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आप लोगों को हम क्या करेंगे, फ्री ट्रीटमेंट देंगे ऐसे लोगों के लिए जिनकी उम्र क्या है, 60 साल से अबव है। तो ये एक न्यूज थी। वैसे ये जो पुजारी ग्रंथी सम्मान स्कीम को लेकर मैंने आप लोगों से बात करी, बहुत ज्यादा चर्चा में थी, और आपने एग्जाम्स में देखा ही होगा, हर ऐसी स्कीम्स को लेकर सवाल पूछ लिए जाते हैं। ये जो संजीवनी योजना की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना, तो दिल्ली का जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट है ना, उन्होंने पब्लिक नोटिस इश्यू करे थे कि भैया आपकी ये जो दोनों की दोनों मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना या फिर संजीवनी योजना है, ये दोनों की दोनों स्कीम्स हम यूज नहीं करेंगे। सबके अपने अपने एजेंडाज होते हैं, सही गलत की हम बात नहीं करेंगे, हमारे एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पर जाना आपकी इस योजना से रिलेटेड। समझ गए? तो इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है वो मैंने आप लोगों को बताया, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंस है वो मैंने आप लोगों को बताया। अगली चीज, एक मैंने आपके सामने ना टाइटल लिखा है कि पीथमपुर में जहरीले कचरे के निपटारे को शुरू किया गया है, यानी कि भोपाल टॉक्सिक वेस्ट डिस्पोजेबल बिगिंस इन पीथमपुर। इसमें मैंने सवाल क्रिएट नहीं किया है क्योंकि ये न्यूज चर्चा में है, तो आप लोगों से इस न्यूज को लेकर मैं जरूर डिस्कशन करूंगा। तो आप लोगों को पता है कि पहले एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री हुआ करती थी ना भोपाल के अंदर, जिससे वो भोपाल गैस त्रासदी वाली बातें आपने सुनी होंगी। तो उसी को लेकर क्या है ना, ये एक कदम इन्होंने उठाया है कि आपका यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के अंदर जो पहला पड़ा हुआ जितना भी हैजार्डस वेस्ट है उसको रिमूव किया जाएगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक्चुअली में इसके ऊपर निर्देश दिए कि भैया आप ना इसको थोड़ा सा देखो, ये एक लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यू क्रिएट कर रहा है वहां पे लोगों के लिए। आपको पता है दिसंबर 1984 में वो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसके बाद बहुत सारे लोगों की जान गई थी। तो क्या करा इसमें एमपी हाई कोर्ट ने, इन्होंने कहा कि भाई हम आपको 4 वीक की डेडलाइन देते हैं और आप यहाँ पर जितना भी ऐसा वेस्ट है ना उसको रिमूव कीजिए। अथॉरिटीज को यहाँ पर ये कहा गया है कि आप अपना जितना भी प्रोसेस है उसको फटाफट से लीजिए और हमें ये जितना भी टॉक्सिक वेस्ट है इसको यहाँ से रिमूव कराना है। ठीक है? तो किस लिए कराया जा रहा है? यही कि भाई एक तरीके से जितना भी एयर पोल्यूशन उस एरिया में देखने के लिए मिलता है उससे रोकथाम करी जा सके। ठीक है? और लोगों की जो एक प्रकार से जीवन को जीने के बहुत ही कॉमन फैक्चर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं बचाया जा सके। तो यहाँ पर हमने भोपाल गैस त्रासदी की बात करी है, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है दिसंबर 1984 की कौन सी डेट थी? 2 दिसंबर। लगभग 40 टन्स जो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, जिसको एमआईसी कहा जाता है, इसका नाम लिख लीजिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको लेकर सवाल पूछे जाता है। तो बहुत बड़े तौर पर डेथ हुई और हेल्थ इश्यूज हुए। कॉजेज यानी कि कारण क्या थे इस एमआईसी लीक के? तो देखो, सेफ्टी मेजर्स बहुत कम थे। जो प्लांट की यानी कि जहां पर ये पूरा का पूरा इनका काम चला करता था, वहां पर डिजाइन को लेकर इन्होंने कहा गया बाद में जब रिपोर्ट्स वगैरह बन के आई कि प्लांट की डिजाइन बहुत बेकार थी, और इन्होंने कॉस्ट कटिंग करने के लिए ना कुछ ऐसे मेजर्स अपना स्किप कर दिए जिनकी वजह से ये आपकी लीक होती हुई नजर आई। इसका प्रभाव क्या पड़ा था? बहुत सारे लोग मरे, 1000 संख्या में लोगों की यहाँ पर जाने गई। बहुत सारे लोगों को जो रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं वो हो गए, लोग जल गए, लोगों की आंखें खराब हो गई। अब इसके बाद सरकार ने क्या रिस्पॉन्स दिया? तो भारत सरकार ने डिक्लेयर किया कि भोपाल को एक डिजास्टर जोन घोषित किया जाए। कुछ शेल्टर्स बनाए गए, इनिशिएट
करा गया कि भाई लोगों को इस ट्रेजेडी से बचने के लिए किस किस तरीके के रिस्पॉन्सेज दिए जाते हैं। बाद में एक डिजास्टर एक्ट भी आया था, भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट 1985 के अंदर, जहां पर 450 के करीब मिलियन सेटलमेंट भी दिया गया था यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के साथ मिलके। तो ये सारी बातें थी। ये भोपाल टॉक्सिक वेस्ट डिस्पोजल को खत्म मतलब हटाने के लिए यहाँ पर एक स्टेप लिया गया, उसको लेकर ये न्यूज चर्चा में थी। चलिए अगले सवाल की तरफ आएंगे। अगला सवाल पढ़ेंगे पहले के सवाल में एक्चुअली में पूछ क्या रहे हैं। किस राज्य का वन विभाग महाभारत वाटिका को स्थापित कर रहा है? अब आप लोग बोलोगे कि सर जी ऐसे सवाल भी आते हैं, तो मैंने जैसे कि यहाँ पर पूछा है कि अलग अलग राज्य के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी कोई कोई चीज स्थापित करता है, तो ये है उत्तराखंड का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जहां पर उन्होंने दो जो गार्डन है वो हल्द्वानी में सेटअप करने की बात करी है, जहां पर जो हमारे प्राचीन महाकाव्य रखे हैं लिखे गए हैं जैसे कि महाभारत, उस महाभारत के अंदर ना कई ऐसे सारे स्पीशीज हैं जिनकी शोकेसिंग करी जाएगी इन महाभारत वाटिकास के अंदर। ये गार्डन्स है। एक का नाम ये रख रहे हैं रामायणा वाटिका, रामायणा वाटिका, और दूसरी का नाम मैंने आपको बताया महाभारत वाटिका। उद्देश्य यही है कि जो हमारी इकोलॉजिकल विजडम रही है, जो इन महाकाव्यों में लिखी गई है, उसको कहीं ना कहीं हाईलाइट करना। ठीक है। अब ओवरव्यू की बात कर लेता है कि इसके अंदर क्या है। तो देखो, जब हम इस महाभारत वाटिका का जिक्र करते हैं ना, तो लगभग 1 एकड़ के अंदर ये 37 ऐसे प्लांट स्पीसीज को मेंशन कराएगा जो कि हमारे इन महाकाव्यों में लिखे गए। वहाँ के एक चीफ कंजर्वेटिव ऑफिसर है, उन्होंने इसके बारे में बात करी। उन स्पीशीज के नाम तो देखो आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हमारे इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के जरिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़े। चलिए अगले सवाल की तरफ आएंगे। अगला सवाल है, वायनाड में भूस्खलन को हाल ही में कौन सा वर्गीकरण दिया गया? तो हुआ क्या है, जो पिछले साल यानी कि 2024 के जुलाई 30 को आपको याद होगा लैंडस्लाइड्स हुई थी, तो इसको सीवियर नेचर या फिर सीवियर डिसास्टर की कैटेगरी का इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है। और ये सरकार का रिस्पॉन्स है, जहाँ पर ना इनको फाइनेंशियल एड दी जाती है। काफी कमी रही फाइनेंशियल एड को लेकर, और जिसके बाद ये फाइनली इन्होंने डिसीजन लिया है कि भाई इस साइट को हम सीवियर डिजास्टर कैटेगरी के अंदर डालेंगे, सो दैट के लोगों को जो वहां पर प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, कई सारी इंजरीज हुई, बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट वहां पर लोगों के हजारों की तादाद में हुए, लगभग 200 लोगों को अपने जान का जोखिम देना पड़ा। तो ये आपका सीवियर डिजास्टर कैटेगरी में सरकार के द्वारा डाला गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि सर जी ये सीवियर नेचुरल डिजास्टर होता क्या है? तो ये क्या है ना, एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट है जिसकी वजह से जो जानें वो जाती हैं, प्रॉपर्टी खराब हो जाती है, प्रॉपर्टी तबाह हो जाती है, एनवायरमेंटल डैमेज होता है। अब इसके कारण क्या होता है सीवियर डैमेज के? यहाँ पर कोई भी कुछ भी हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, ये अर्थक्वेक की वजह से आता हो, साइक्लोन्स की वजह से आता हो, या फिर लैंडस्लाइड्स की वजह से आता हो, या फिर ये इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है। क्या इम्पैक्ट होता है इस प्रकार के जो सीवियर नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं? सोशल लॉस ऑफ लाइफ यहाँ पर नजर आती है। इकोनॉमिक वे में देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डिस्ट्रक्ट होता है, खराब होता है। इन्वायरमेंटल तौर पर देखा जाए तो जो जंगल वगैरह होता है वो तबाह हो जाता है, हैबिटेट का लॉस होता है। ठीक है। सॉइल इरोजन होता है। तो ये कई सारे आपके इम्पैक्ट इसके देखने के लिए मिलता है। क्या बैकग्राउंड था? आपको पता है कि जब वेनाड के अंदर ये लैंडस्लाइड्स आई थी, तो इससे इससे पहले ना बहुत हैवी रेनफॉल हुई थी। पहले तो कुछ एरिया ही अफेक्टेड थे, और धीरे धीरे करके फिर ये आपका चीजें आगे बढ़ती हैं, और फिर उसके बाद ये लैंडस्लाइड वाला डिजास्टर देखने के लिए मिलता है। ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़े। चलिए अगले सवाल की तरफ आता है। अगला सवाल है, एनएमसीजी ने अप्रूव किया है कि गंगा कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को। अब ये न्यूज चर्चा में थी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी क्या हुई थी ना, 59th एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी। ये क्या चीज है? एनएमसीजी सभी को पता है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नेशनल
मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो इनकी एक मीटिंग हुई थी और इसको चेयर अगर आपसे पूछा जाए कि किसने इसको चेयर किया था, तो यहाँ पर आप संजीव खन्ना का नाम याद रख लीजिएगा। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी और इन्होंने यही इसके अंदर निर्धारित किया कि भाई देखो, हमें कैसे कंजर्व करने का इनिशिएटिव लेना चाहिए, किस प्रकार से गंगा रिवर को रिजुविनेट किया जा सकता है और बेसिकली क्लीनलीनेस को प्रोमोट करने के लिए इनिशिएटिव्स होता है। तो अप्रूवल मिलता है तो ये चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो लगभग 272 करोड़ रुपए का ये एस्टिमेशन है और ये चंदौली के अंदर इन्होंने इम्प्लीमेंट करने की बात की है। चंदौली उत्तर प्रदेश के अंदर आपका एक पोर्शन पड़ता है। मानिकपुर के अंदर कुछ प्रोजेक्ट के इनिशिएटिव्स को लेकर उन्होंने बात करी है। तो याद रखिएगा, ऐसे अप्रूवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं आपसे एनएमसीजी यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की बात करूं, तो इसको कब स्थापित किया गया था ये भी याद रख लीजिएगा। 12 अगस्त 2011 को स्थापित किया गया था। और उद्देश्य अभी मैंने आप लोगों को बताया कि रिवर गंगा को रिजुविनेट करना, उसको प्रोटेक्ट करना, रिवर गंगा को मैनेज करना, पोल्यूशन ना हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कराया जा सके। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस न्यूज़ के ज़रिए। चलिए आगे आएँगे। अगला सवाल है 2024 के लिए गतिशील भूजल संसाधन आकलन आकलन रिपोर्ट किसने जारी करी? ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट। तो देखो, ये एक डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट होती है। इसको रिलीज करा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। ठीक है। कौन है भी हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति? सी आर पाटिल। तो एक्चुअली में इन्होंने ही इस असेसमेंट रिपोर्ट को रिलीज किया। और ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा प्रिपेयर करी जाती है? CGWB। CGWB क्या है भी? CGWB ये होता है आपका सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। तो क्रूशल डेटा यहाँ पर बताता है कि भाई वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर किन किन चीज़ों की बातें करी जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इसके अंदर रखी हैं कि कितना लीटर सेफ है, कितना कैटेगरी सेमी क्रिटिकल एरिया में है। तो वो सब बातें इन्होंने दी हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको किसके द्वारा सामने लाया गया। तो वो चीज़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे की तरफ आएंगे। अगला सवाल देखिए भाई। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित सांस्कृतिक उत्सव का नाम क्या है? यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कल्चरल फेस्टिवल रिसेंटली अनाउंस्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट? पहली चीज, उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2 से लेकर जनवरी 26 तक ये एक संस्कृति उत्सव को क्या किया है? अनाउंस किया है। क्या सेलिब्रेट करता है ये जो आपका इवेंट है? वो स्टेट के फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट करता है और यहाँ पर ये राज्य की जो अलग अलग आर्ट फॉर्म्स हैं उसके टैलेंट को प्रमोट करेगा। कई सारे इसके अंदर कॉम्पिटिशन्स होंगे अलग अलग लेवल पर, स्टेट लेवल पर, या फिर ऐसे जितने भी आर्टिस्ट हैं जो कि अपने क्षेत्र में काफी अच्छा काम करते हैं, तो उनकी आपस में बीच में प्रतिस्पर्धा होती है। तो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश दिवस के कमेमोरेट के रूप में इस आपके इवेंट को लाया जा रहा है। आप लोगों से इसका थीम पूछा जा सकता है भाई। ये जो इवेंट है इसका थीम क्या है? तो इसका नाम है हमारी संस्कृति हमारी पहचान। हमारी संस्कृति हमारी पहचान, ये इसका थीम है। थीम वगैरह भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, कब से कब तक इसको मनाया जा रहा है वो आप लोगों से ही पूछ सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये स्टेट फाउंडेशन डे के रूप में यहाँ पर आपका सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आप लोगों से मैं पूछूं कि उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या हुआ करता था? तो आप सभी लोगों को याद होगा, यूनाइटेड प्रोविंस। और यूनाइटेड प्रोविंस से ये उत्तर प्रदेश जो रिनेमिंग करी गई थी वो कब करी गई थी? 24 जनवरी 1950 को करी गई थी। ये चीज भी आप लोगों को याद रखनी है। इसके अलावा आप लोगों से यहीं से ये एक और सवाल पूछ सकते हैं कि भैया ये जो आपका दिन मनाया जाएगा इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने कब डिसाइड किया? तो मई 2017 को इन्होंने डिसाइड किया कि भाई देखो, हम उत्तर प्रदेश डे को एनुअली इस ओकेजन पर डिसाइड करते हैं कि हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो यूपी डे को इंट्रोड्यूस, अगर आपसे पूछें कि उस टाइम पर कौन से गवर्नर थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ये थे गवर्नर राम नायक।
ठीक है? तो ऐसे सवाल आपके बन जाते हैं। कभी पुरानी कोई न्यूज़ रही है, उससे भी ये चीज़ें पूछ लेते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया नहीं है, ये मैंने हेडिंग यूज़ की है, एंड ऑफ रशियन गैस ट्रांसिट वाया यूक्रेन। हुआ क्या है? देखो रशियन गैस की सप्लाई हुआ करती थी जो कि यूक्रेन से होकर जाती थी। कहाँ पर? यूरोप की तरफ। इसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। तो इससे क्या है ना, एक तरीके से जो यूक्रेन ने इसकी चीज के ऊपर रोक लगा दी है, तो इससे क्या है ना, जो रशिया की गैसेस यूरोप में यूज हुआ करती थी उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और यहाँ पर जो यूरोप के अंदर आपके गैस प्लेयर्स हैं, यानी कि यूरोप में जो गैस सप्लाई करने वाली बड़ी बड़ी कंपनी है, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये फायदेमंद चीज है। इसके बहुत सारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हैं, क्योंकि रशिया तो आपको पता है कि बहुत बड़ा मात्रा में गैस को प्रोड्यूस करना और उसका जो रेवेन्यू वो निकलता है, तो वो कहीं ना कहीं अब अफेक्टिव हुआ, इससे प्रभावित हुआ है। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो कि चर्चा में थी। कल को हो सकता है इस पर कोई बात आपसे पूछ ली जाए, ये चीज़ भी याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, सवाल को पढ़ेंगे सबसे पहले। नवंबर 2024 में भारत में कौन सी महत्वपूर्ण जलवायु घटना को दर्ज किया गया? भाई क्लाइमेट वगैरह से रिलेटेड हम लोगों से सवाल पूछ लिए जाते हैं ना, तो वहीं से ये चीज आपके एग्जाम में बन सकती है कि यार बताओ कि नवंबर के अंदर क्या हुआ था। तो नवंबर 24 के अंदर एक क्लाइमेट इवेंट मार्क किया गया। क्यों? 123 साल में सेकेंड वार्मेस्ट नवंबर रहा हमारे देश के अंदर। द सेकेंड वार्मेस्ट नवंबर इन 123 ईयर्स। ठीक है, तो अगर एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो वो रहा 23.37 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मल से लगभग 0.62 डिग्री सेल्सियस ये नीचे का है। एक अनयूजुअल वार्म है जो कि काफी कंसर्न यहाँ पर जनरेट कर रही है। तो इस तरीके की चीजें भी हमारे से पूछी जा सकती हैं कि भैया क्या हुआ था नवंबर 2024 में, इस रिपोर्ट के अंदर कौन सी चीज आई। तो ये याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। एक इम्पोर्टेंट न्यूज कल आई थी कि कटरा के अंदर जो 250 करोड़ रुपए का रोपवे प्रोजेक्ट है, उसको लेकर प्रोटेस्ट हुए बहुत। तो टेंशन इस वजह से जम्मू एंड कश्मीर के कटरा के अंदर आपको पता है कि क्रिएट हो गई है, जिससे कि जो वहां पर प्रोटेस्ट है वो एस्केलेट कर गया है। तो ये एक प्रोजेक्ट था 250 करोड़ का रोपवे प्रोजेक्ट, इसके अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने इसको इनिशिएट किया है। मैं लिख देता हूँ, श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट ने इस प्रोटेस्ट को शुरू किया है। और 7वां दिन कल था, जो कि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। इससे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आपको इश्यूज़ क्रिएट होते हुए नज़र आए। तो इनका कहना है कि भई हमारे जो लोकल बिज़नेस हैं या फिर हमारी जो लाइवलीहुड है, वो कहीं न कहीं स्टेक पर है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से इस तरीके के प्रोजेक्ट लेकर आएँगे, तो हमारे यहाँ पर छोटे-मोटे जो काम धंधे हुआ करते थे, जिससे हमारा घर चलता था, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएँगे। तो हुआ क्या था, ये जो रोपवे प्रोजेक्ट है ना, इसको श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा अनाउंस किया गया था कि भई ये कहीं न कहीं जो वहाँ पर ना एक वो है सांझी छठ, उसको कनेक्ट करेगा ताराकोटे मार्ग से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ताराकोटे मार्ग से सांझी छठ को कनेक्ट करने का एक प्रोजेक्ट था। सीनियर सिटीजन्स और बच्चे जो होते हैं, जो कि चढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए। तो लोकल अपोजिशन के यहाँ पर कंसर्न वगैरह उठे, उन्होंने प्रोटेस्ट किए, इसलिए हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता। भाई वैष्णो देवी टेम्पल की बात हो रही है, तो आप लोगों को उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पता होनी चाहिए। पहला सवाल तो आपका यही हो जाएगा कि वैष्णो देवी टेम्पल किसको आपका डेडिकेटेड है? वैष्णो देवी माँ जी के लिए ये आपका टेम्पल डेडिकेटेड है। और जो कि क्या है, महाकाली, महालक्ष्मी और महाराज सरस्वती जी का एक मैनिफेस्टेशन है। और कटरा जम्मू एंड कश्मीर के माउंटेन का नाम याद रखिएगा, त्रिकुटा माउंटेन। त्रिकुटा माउंटेन पर ये आपका मंदिर लोकेटेड है। लगभग 1500 मीटर्स की एलिवेशन पर है ये। तो शक्ति ट्रेडिशन में इसको शक्तिपीठ कंसिडर करा जाता है। और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में भी इस मंदिर का लगभग 1846 के समय से आपको मेंशन नजर आता है। तो भारत की आजादी के बाद ये जो ट्रस्ट है, वो गुलाब सिंह के ही
अंडर में रहता है 1986 तक, और फिर उसके बाद जो इसका ट्रांसफर है, कंट्रोल का ट्रांसफर है, वो श्राइन बोर्ड को कर दिया जाता है वहां के गवर्नर के द्वारा। ठीक है, अगली न्यूज देखें। चलिए आगे आ जाइए, अगला सवाल देखेंगे। सवाल ये पूछ रहा है, त्रिनाद और टोबैगो सरकार ने हाल ही में आपातकाल की स्थिति को आखिरकार क्यों घोषित किया? तो पहली चीज आपके लिए क्या बन जाएगी कि त्रिनाद एंड टोबैगो की जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिक्लेयर कर दी इमरजेंसी। क्यों? क्योंकि वायलेंस बहुत ज्यादा वहां पर इंक्रीज हो गया था। तो कंट्री को ये जो मर्डर्स हैं बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और बहुत ज्यादा ऐसे लूटपाट वाले केसेस आ रहे हैं, तो ऐसी चीजें जब बढ़ती है ना, तो कंट्री को इस तरीके का ना कोई इनिशिएटिव लेना पड़ता है। तो हुआ क्या था आखिरकार, ये वायलेंस क्या है? तो यहाँ पर शूटिंग हुई, जो गैंग लीडर्स हुआ करते थे पुलिस स्टेशन के बाहर, उन्होंने गोली वगैरह चला दी, मल्टीपल डेथ हुई एक ही वीकेंड के अंदर। तो इससे इनकी नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने कहा कि भैया ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। तो ये एक चीज आप याद रख सकते हैं, जो कि हो सकता है कल को आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए। अगला सवाल है, एक नया अंडर वाटर टेलीस्कोप डिटेक्ट करेगा हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स को। तो देखो, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक इंपॉर्टेंट आपका न्यूज है, जो कि आज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है। तो एक हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट को साइंटिस्ट ने शुरू किया है, जहां पर जब हम न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं ना, तो इनको एक और नाम से जाना जाता है, घोस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, और ये मेडिटेरियन सी के अंदर है भाई। जो ये इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, तो हो सकता है ये लोकेशन आप लोगों से पूछ लें। तो यहाँ पर दो टेलीस्कोप को एक क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप के पार्ट में इन्होंने इन्वॉल्व कराया है। अब न्यूट्रिनोज की बात हो रही है, तो हमारे केमिस्ट्री से ये वाला सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं न्यूट्रिनोज, और एकदम इलेक्ट्रॉन के सिमिलर तो होता है, लेकिन इनके पास कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। इन पर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। इसको 1959 में पहली बार डिटेक्ट किया गया था, और प्रोडिक्शन इसको लेकर बहुत पहले से थी। 1931 में इसको लेकर प्रोडिक्शन थी, लेकिन 1959 में इसको पहली बार डिटेक्ट किया गया था। तो जितने भी यूनिवर्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर आपके ये न्यूट्रिनोज आते हैं। और फोटॉन्स के बाद जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन है, तो वो ये आपके न्यूट्रिनोज है। किसके बाद? फोटॉन्स के बाद। फोटॉन्स पहले नंबर पर है, जो मोस्ट अबंडेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स के रूप में नजर आता है। तो ये एक टेलीस्कोप है जिसको यहाँ पर ये यूज कर रहे हैं इनको डिटेक्ट करने के लिए। तो ये आप लोगों से हो सकता है कि कल के एग्जाम में बन जाए, तो इसको लेकर हम तैयार रहेंगे। आगे आइए, दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन से रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया? ये हमारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये एफएसआर, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अब आप कहोगे कि सर जी क्या है इसके अंदर? तो देखो, जो भारत का फाइनेंशियल सिस्टम है, इसकी स्टेबिलिटी को इसके अंदर असेस किया जाता है। इसके बारे में कई सारे फैक्टर्स के ऊपर चर्चाएं होती हैं कि क्या चीज है। अगर आपसे ये मैं कहूं कि भी क्या है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तो देखो, इसको साल में 2 बार लाया जाता है। ये हो सकता है कल को सवाल पूछ लिया जाए। एक बार इसको जून में लाया जाता है, और एक बार इसको दिसंबर में पब्लिश किया जाता है। कौन प्रकाशित करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको प्रकाशित करता है। जहां पर जो स्टेबिलिटी है हमारे फाइनेंशियल सेक्टर की, या फिर उसके अंदर जो कुछ रिस्क आपके नजर आ रहे हैं, उनको ये कहीं ना कहीं अपनी इस रिपोर्ट के अंदर बताते हैं कि भाई इसमें कुछ चीजों को लाने की या फिर इनके ऊपर चर्चा करने की जरूरत है। इन्फ्लेशन पर बात होती है, फूड प्राइसेस के ऊपर बात होती है, तो इन सभी के डेटा इसके अंदर लाए जाते हैं। प्राइवेट बैंकिंग के अंदर क्या क्या रिस्क चल रहे हैं, हमारे देश के अंदर लिक्विडिटी चैलेंजेस क्या क्या हैं, जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है उसको कैसे इंप्रूव करा जा सकता है, ये सभी चीजें इसके अंदर आपकी आती है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो, भारत के किस राज्य ने देश के पहले ग्लास समुद्री पुल का अनावरण किया? इंपॉर्टेंट हो गया ना भाई। कौन सा स्टेट है जिसने कंट्री के फर्स्ट ग्लास सी ब्रिज को अनवील किया है? तो देखो, तमिलनाडु के अंदर ये हुआ है। ठीक है, तमिलनाडु आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता। इन्होंने इस ग्लास ब्रिज को अनवील किया, इनैगोरेट किया सी के ऊपर, जहां पर जो दो लैंडमार्क हैं उनकी कनेक्टिविटी को इनहेंस किया जाएगा इस सी ब्रिज के जरिए।
अब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा कि भैया हमें ये बताइए कि ये जो आपकी 2 लैंडमार्क के ऊपर बनाए जाने वाला ये ग्लास ब्रिज है, ये आपका क्या अपनी इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है? तो यहाँ पर वही है कि आपकी कनेक्टिविटी को बेटर बनाना। एमके स्टालिन ने इसको ऑफिशियली ओपन किया है और यहाँ पर एक स्टैचू है, एक मेमोरियल भी है, तो उनको ये कनेक्ट करेगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ब्रिज के बारे में उतना जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि राज्य का नाम ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है? आगे आइए। इसरो द्वारा जनवरी 2025 के लिए निर्धारित 100वें मिशन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? पहली चीज तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो गई कि भाई इसरो अपना 100वां मिशन लॉन्च करने जा रहा है जनवरी 2025 में। तो इन्होंने पूछा है कि ये जो आपका मिशन लॉन्च कर रहा है इसरो, इसकी इंपॉर्टेंस बताइए। तो यहाँ पर यार इंपॉर्टेंस ये है कि ये जीएसएलवी MK2 रॉकेट को क्या करेगा, यूज करेगा। तो 2024 के अंदर इन्होंने जो अपना 99th मिशन लॉन्च किया था, इसमें इन्होंने क्या यूज किया था, PSLV-C60। अभी 100 मिशन के अंदर अपना GSLV MK2 रॉकेट को यहाँ पर यूज करेंगे और एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है, उनमें से ये एक है। एक तो इनका स्पार्डेक्स करके एक चल रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। स्पार्डेक्स करके एक उनका प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको ये ट्रायल करने वाले हैं। एक है पोयम 4 करके, पोयम 4.0। तो ये उन्होंने डेट अभी निर्धारित नहीं की है, लेकिन ये है कि भाई 100वां है, तो उसको लेकर आप लोगों से ये सवाल हो सकता है पूछ ले। अगला सवाल देखेंगे। कर्नाटक ने 100 करोड़ की पर्यटन पहल नाम क्या है, यादगीर किला विकास और रोपवे परियोजनाओं को क्या किया है, इनिशिएट किया है। तो अब देखो, जरूरी नहीं है कि इसको ये ऐसे ही पूछेंगे, कल कोई इसको सवाल को किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ये पूछेंगे कि कर्नाटक बताइए कौन से राज्य की टूरिज्म ने 100 करोड़ के अपने प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया है जिसमें उनका यादगीर फोर्ट डेवलपमेंट और रोपवे प्रोजेक्ट शामिल है, ठीक है? तो उसमें आपका कर्नाटक राज्य हो जाएगा। अब देखो, इसमें जो मैंने ये यादगीर फोर्ट की या फिर किला की बात करी है, इससे रिलेटेड आप लोगों को जरूर जानकारी होनी चाहिए। तो कर्नाटका के यादगीर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और जो वेस्टर्न चालुक्य एम्पायर हुआ करता था, वेस्टर्न चालुक्य एम्पायर हुआ करता था, उसके द्वारा इस यादगीर फोर्ट को क्रिएट कराया गया। बाद में ये जो यादवा डायनेस्टी हुआ करती थी, उनका इसके ऊपर कंट्रोल आ गया था। कई सारी बाकी के टाइम में भी इंपॉर्टेंट किंगडम्स यहाँ पर रही, बहामनी सुल्तनत, आदिल शाह डायनेस्टी, निजाम्स, तो इन सभी के टाइम पे ये था। तो कर्नाटक ने यहाँ पर अपना ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हो सकता है कल को ये आपका राज्य का नाम करके पूछ ले। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा 2,867 करोड़ के कौन से अनुबंध पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं? देखो, इसको घुमाकर ये पूछ सकते हैं कि किस मिनिस्ट्री ने किया। तो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया है। अब इंपॉर्टेंस क्या है, वही के ऐसे कोई भी बड़े बड़े अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उसको लेकर सवाल पूछ लेता है। तो इनकी ये जो कोई राशि है, ये राशि वगैरह भी आजकल एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। तो जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स की, उसको इनहेंस करने के लिए लाया गया है। तो यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया, यहाँ पर ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, इनकी एक्विजिशन के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। पहला कॉन्ट्रैक्ट इससे पहले लगभग 19,000 करोड़ का था, उस पर भी बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? मिनिस्ट्री का हो सकता है नाम आपसे पूछ ले, या फिर हो सकता है कोई और दूसरी बात पूछ ले। अगला सवाल है, नेपाल में कौन सा समुदाय तमु लोसार का त्योहार मनाता है? अब देखो, इस सवाल को जरूरी नहीं है ऐसे ही पूछा जाएगा। ये पूछ लेंगे कि कौन से देश के अंदर बताइए तमु लोसार मनाया जाता है, या फिर पूछ लेंगे तमु लोसार कौन से देश का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। तो इनकी ना एक गुरंग कम्युनिटी है, इनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। हो सकता है इसको एक ऐसे पूछ लेंगे, बताइए कि गुरंग कम्युनिटी कौन से देश से संबंधित है। तो ये तमु लोसार सेलिब्रेट करती है और अपने एक नए ईयर की एक तरीके से इनकी बिगनिंग का ये एक सेलिब्रेशन होता है। कल्चरल इवेंट है नेपाल कंट्री का। और जैसे कि मैंने बताया कौन सी कम्युनिटी है, इसको ना इन्होंने 12 साइकिल्स के अंदर ही डिवाइड करते हैं। इनका हर जो डिवीजन है वो ना एक एनिमल को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे सवाल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये भी
एक अच्छा सवाल बन जाएगा। अगला है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस योजना में शामिल करदाताओं के लिए समय सीमा को बढ़ा दिया है? देखो, स्कीम है विवाद से विश्वास स्कीम। तो सवाल का उत्तर तो आपका ये हो गया कि सीबीडीटी ने रिसेंटली एक्सटेंड की है टैक्स पेयर्स की जो डेडलाइन है विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर, और उनकी जो नई डेडलाइन है वो है 31 जैन। ठीक है, कि भाई इनकी पहली जो पिछली जो डेट थी वो 31 दिसंबर थी। यहाँ पर जो टैक्स पेयर है उनको एक एडिशनल टाइम मिल जाएगा कि भाई आप अपना जो स्कीम के अंदर है अपना अमाउंट उसको पे कर सकते हैं। तो एक अच्छा सवाल है। तो ये एक ऐसे सवाल भी आपसे बन सकते हैं, हो सकता है कि पूछ लें कि कौन किसने इसको लॉन्च किया है, ये किस तरीके की चीज हो सकता है आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये थी यार आपकी आज की डिस्कशन। और आशा करता हूँ कि मजा आया होगा। डेली इसका डिस्कशन करा करेंगे, पीडीएफ में डाल दूंगा। बाकी डिस्कशन हमारा यहाँ पर हो गया है, इस पर बेस्ड क्विजेस के जो फॉर्मेट है वो भी मैं ऐप पर ही डाल दूंगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कीजिएगा, इस वीडियो को भी मैं ऐप के ऊपर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बाकी आपको जैसे कि मैंने बताया, ये मेरा एप्लीकेशन है। इस ऐप को आप डाउनलोड करके जो ऐप के ऊपर चीज़ें अवेलेबल हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। इस ऐप के ऊपर ये मेरे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश का है, क्वांट का है, रीजनिंग का है और जीएस का है। तो चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्डेड कंटेंट में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए फिर आसान हो जाता है। लाइव क्लासेस में आप स्पीड वगैरह नहीं बढ़ा पाते हैं, तो रिकॉर्डेड कंटेंट जो कि मैं डेली डालता हूँ वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलता है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।